नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021। 1 दिसंबर 2020 से लेके 7 दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चंस में बनाए हो आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस को पॉज करके पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा। मेरा नाम है विनीत सागर। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट्स ऑफ त्रिपुरा आर विटनेसिंग वायलेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली ड्यू टू द प्रपोज्ड रीसेटलमेंट ऑफ ब्रू ट्राइबल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। दोस्तों, ब्रू ट्राइब्स के बारे में बहुत बार डिस्कस हो चुका है डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। आज इसके बारे में एक क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत नजर आ रहा है। इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन मेक्स अप फॉर 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 25% गलत है दोस्तों, एक्चुअली इट इज लेस देन 10%। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन मेक्स अप फॉर 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो 8.6% इज द करेक्ट परसेंटेज। इन 1973 देबर कमीशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज ए सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। दोस्तों, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स वेलफेयर के लिए, ट्राइबल्स के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो ट्राइबल्स में जो सबसे बैकवर्ड कैटेगरी है वो है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जो 1973 में देबर कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम द पीटीजी एज पीवीटीजीज, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज ए सेपरेट कैटेगरी called PVTGs and declared 52 such groups, while in 1993 an additional 23 groups were added to the category। देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, PVTGs जितने भी है, एक एक स्टेट में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को PVTGs में डाला हुआ है। वो क्या क्या है, आप लोग अच्छा सा पढ़ाई करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PVTGs have some basic characteristics. They are mostly homogeneous with a small population, relatively physically isolated, absence of written language, relatively simple technology and a slower rate of change। तो ये सब ये कहता है ट्राइबल ग्रुप्स में सबसे बैकवर्ड क्लास है PVTGs। देखो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिजिकली आइसोलेटेड रहता है, इनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं रहता है, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है, स्लोअर रेट ऑफ चेंज है, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। Among the 75 listed PVTGs, the highest number are found in Odisha। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, सबसे ज्यादा PVTGs है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 2, recently the apex committee for the implementation of the Paris agreement was recently constituted by the Indian government। consider the following statements which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। मतलब स्टेटमेंट 1, कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अलोंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गलत है दोस्तों, मिनिस्ट्री दूसरा है, देखते हैं। द एपेक्स कमिटी for the implementation of the Paris Agreement was recently constituted by Indian government to ensure coordinated response to climate change matters and to keep the country on track towards meeting its climate change obligations under the Paris Agreement, which includes nationally determined contributions। देखो दोस्तों, पेरिस एग्रीमेंट आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो रिसेंटली ये जो पेरिस एग्रीमेंट में जो भी एग्रीमेंट्स किए थे वो सबको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एपेक्स कमिटी फॉर्म किया है। Committee was formed under the chairmanship of Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change Secretary। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एपेक्स कमिटी फॉर्म हुआ है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। तो जब मिनिस्ट्री का नाम ही क्लाइमेट चेंज है तो ऑब्वियस सी बात है वही होगा। द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द कमिटी इज टू एंश्योर ए कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ऑन क्लाइमेट चेंज मैटर्स, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, तो इंडिया भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के लिए तैयार है। ठीक है, वैसे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हम करते हैं ना, हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, हम डिटरमाइन करते हैं इतना कॉन्ट्रीब्यूशंस हम करेंगे।
तो उसमें से 3 मेन गोल्स है हमारा, ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमने 2015 में तैयार किया था, इसमें देखो 33% to 35% ऑफ रिडक्शन इन द जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 एज कंपेयर टू 2005 लेवल्स। 33% से लेके 35% का रिडक्शन इन जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी, और टू क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 40%। देखो दोस्तों, ये सब क्लाइमेट चेंज में मैटर करने वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना है। बेसिकली फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम होता है, वो भी जो एक्सोस से गैस निकलते हैं, वो भी क्लाइमेट चेंज के लिए मैटर करता है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, जैसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, यह सब हो गया, ठीक है। तो ये सबको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशंस को हम रोकने की कोशिश करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी ईयर इंडिया मार्क्स द नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑन December 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। क्या कह रहा है? द डे इज ऑब्जर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द बॉम्बे डॉक्स एक्सप्लोजन 1944। दोस्तों, बॉम्बे डॉक्स एक्सप्लोजन जो 1944 में हुआ था, वो भी एक डिजास्टर ही था जो इंडिया में हुआ था। पर जो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑन December 2 ऑब्जर्व करता है इन मेमोरी ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जितने पब्लिक के जान चले गए थे, उनकी मेमोरी में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे December 2 को ऑब्जर्व करता है। द नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ द लॉज दैट एक्सिस्ट इन इंडिया दैट टू हेल्प टू कंटेन पोल्यूशन। दोस्तों, हर्षित द्विवेदी सर ने रिसेंटली नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के बारे में एक वीडियो किया था, वो जाके आप लोग देखिए। आपको जितने भी लॉस है जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इंडिया में है, वो सब के बारे में पता चल जाएगा। और कुछ इंफॉर्मेशन क्या है? इंडिया इज होम टू 21 आउट ऑफ 30 पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, टोटल जो 30 पोल्यूटेड सिटीज में 21 इंडिया में है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अराउंड 140 मिलियन पीपल इन द कंट्री ब्रीथ एयर दैट इज 10 टाइम्स अबोव द सेफ लिमिट बाय WHO। ठीक है, तो इंडियंस जो हम हैं, जो हम ब्रीथ करते जो एयर है, वो इतनी पोल्यूटेड है, 10 टाइम्स अबोव द सेफ लिमिट है। तो आप सोच सकते हो, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट था, PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट इज द बेसिक क्राइटेरिया टू असेस द पोल्यूशन। ये सही है दोस्तों। PM 2.5 क्या है? पर्टिकुलर मैटर, जो सबसे छोटा रहता है, जो पोल्यूशन पार्टिकल्स का डाया देखता है। तो 2.5 से नीचे जो होता है ना दोस्तों, मतलब जो PM 2.5 जिसके आता है, कॉन्सेंट्रेशन जो आता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, The Indian Oil Corporation recently launched the first 100 octane petrol. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। Now the answer is option A 1 only. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि ये ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है। देखो दोस्तों, इधर लिखा है ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल, वो 87 से लेकर 97 तक ऐसे रहता है इसके क्राइटेरिया, विच सिंपलाइज प्यूरिटी एंड रिफाइनमेंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्योर पेट्रोल है, उसकी ऑक्टेन रेटिंग सबसे ज्यादा होगा। जो लग्जरी कार्स में, सुपर बाइक्स में यूज करते हैं ना, वो सब 93 97 तक आ जाता है। जो नॉर्मल रेगुलर पेट्रोल हम यूज करते हैं ना दोस्तों, वो 87 ऑक्टेन पेट्रोल है, राइट। तो जो स्टेटमेंट 2 गलत कैसे हो जाता है? द वेरियस ऑक्टेन रेटिंग्स ऑफ पेट्रोल आर 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97 विच सिंपलाइज प्यूरिटी एंड रिफाइनमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था। इधर लिखा है 87 इज द मोस्ट प्योर वन, ये गलत है, उल्टा है। 97 इज द मोस्ट प्योर वन। ठीक है, 87 जो रेगुलर पेट्रोल है, वो सबसे इंप्योर है एक्चुअली देखा जाएगा तो। इतने इंप्योर नहीं है, हम अपनी बाइक एंड कार्स में यूज कर सकते हैं। The Indian Oil Corporation recently launched the first 100 octane petrol. This is the first time 100 octane fuel is being launched in the country. ध्यान रखिएगा, ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। Fuel was manufactured in the Indian Oil Corporation Mathura refinery located in उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी में IOC ने ये फ्यूल मैन्युफैक्चर किया है।
अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द फ्यूल इज अवेलेबल, एक मिनट, अवेलेबल एट सेलेक्टेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आउटलेट्स। ठीक है, सारे आउटलेट्स में अवेलेबल नहीं है, सेलेक्टेड में है। कौन कौन सा? जो मेजर सिटीज में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आगरा, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, लुधियाना, पुणे, अहमदाबाद। ठीक है, द वेरियस ऑक्टेन रेटिंग्स ऑफ पेट्रोल आर 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97 विच सिंपलाइज प्योरिटी एंड रिफाइनमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। वैसे 87 ऑक्टेन जो है, जो अनलेडेड पेट्रोल है, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं अपनी कार्स एंड बाइक्स में, जो हाई स्पीड है, बेसिकली जो 97 ऑक्टेन, 93 वगैरह जो सुपर बाइक्स में, लग्जरी कार्स में हम यूज करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 was recently released by the World Health Organization. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ मलेरिया केसेस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। एक्चुअली इंडोनेशिया नहीं है, वो हमारा इंडिया है। पर दोस्तों देखो, पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं। द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 was recently released by the WHO. As per the report, India recorded the largest reduction in malaria cases in Southeast Asia. देखो, इंडिया वैसे इधर लिखा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। अराउंड 88% ऑफ मलेरिया केसेस इन द रीजन आर फ्रॉम इंडिया। वैसे जितने भी साउथ ईस्ट एशिया रीजन से मलेरिया केसेस रिपोर्ट होते हैं ना, उससे 88% इंडिया से है। पर दोस्तों, इंडिया ऑल्सो रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस। ये अच्छी बात है। देखो, मलेरिया के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट तो इंडिया करते हैं, पर सबसे ज्यादा रिडक्शन भी इंडिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, द केस काउंट हैज रिड्यूस फ्रॉम 20 मिलियन इन 2000 टू अराउंड 5.6 मिलियन इन 2019। देखा, 2000 से, मतलब 2000 में जो 20 मिलियन था, उससे 5.6 मिलियन हो गया 2019 में। The report also stated that the global malaria case count has remained unchanged for the past 4 years. पिछले 4 साल से जो ग्लोबल मलेरिया केस है, उसकी जो काउंट है वो अनचेंज्ड है, सेम ही चल रहा है, ना कोई डिक्लेन है ना कोई इंक्रीज है। 2019 में इट वॉज अराउंड 229 मिलियन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 prepared by WHO, India was one among the 11 highest malaria burden countries in the world. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मलेरिया केसेस रिपोर्ट होता है, उसमें से जो 11 कंट्रीज है, उसमें से एक कंट्री हमारा इंडिया था। ये जो 11 कंट्री है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। देखो, रिपोर्ट क्या कह रहा है? कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, माली, घाना, इंडिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंजानिया। These countries are accounted to 70% of global estimated malaria burden. ठीक है, जो मलेरिया बर्डन का 70% केस इन्हीं कंट्रीज में से है। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब है? अप्रैल 25 को। ये डेट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे डेट्स हैं, फिर भी याद रखेगा तो अच्छा है। वैसे हमारा आंसर है 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एथरियम 2.0 रिसेंटली सीन इन न्यूज? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, ए क्रिप्टो करेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड इन ए फास्टर, चीपर एंड मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप लोग यही जान के रखिए एथरियम 2.0 क्या है। बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी है। इस तरह की क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है। कुछ भी ऐसे टर्म्स आता है ना दोस्तों, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, कुछ नया इन्वेंशन से रिलेटेड हो, कोई ह्यूमन रेस से रिलेटेड हो, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो इस तरह की जो टर्म्स है क्या है ये जान के रखिए। ठीक है, अभी एथरियम है, एथरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। आप बिटकॉइन सुना होगा, इस टाइप का एक क्रिप्टो करेंसी है। पहले एथरियम आया था, अभी एथरियम 2.0 आया हुआ है, इसकी जो अपडेटेड वर्जन है, राइट। इट इज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओनली आफ्टर बिटकॉइन। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिवली यूज्ड ब्लॉकचेन। देखो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं आपको। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, आजकल बहुत कॉमन होने लग गया, इसकी वैल्यू भी बढ़ गया। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी नहीं है। बेसिकली क्या बोलेगा, अभी इंडियन रुपी को कंट्रोल करने के लिए अपना आरबीआई है, पूरा इसका कंट्रोल, इसका सप्लाई पूरा आरबीआई कंट्रोल करता है, इसकी वैल्यू सब जो भी है। यूएस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए उनका एक रिजर्व बैंक है, फेडरल बैंक है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन है, इसको ऐसा कोई स्पेसिफाइड एजेंसी नहीं इसको कंट्रोल करने के लिए। आजकल ये कॉमन होने लग गया, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग्स में बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं, कुछ होटल से, इंटरनेशनल
होटल्स है वो बिटकॉइन से अपना पेमेंट लेते हैं, तो धीरे धीरे ये कॉमन होने लग गया है, इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। इथेरियम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2013 बाय ए रशियन कैनेडियन क्रिप्टोकरेंसी रिसर्चर एंड प्रोग्रामर, का नाम है विटालिक बुटेरिन। ठीक है, तो बेसिकली आप यही जानिए कि एथेरियम जो है ना कोई पीरियोडिक एलिमेंट है ना कुछ है, बस एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, arrange the following cyclones that has taken shape in North Indian Ocean region in 2018, 2019 and 2020 as per the chronological order। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पॉज करके। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1342। तो साइक्लोन गजा, साइक्लोन फनी, साइक्लोन अम्फान एंड साइक्लोन निसर्गा। दोस्तों रिसेंटली एक साइक्लोन आया था, उसका नाम है साइक्लोन बुरेवी। इट इज द थर्ड साइक्लोन टू हिट तमिलनाडु इन 2 years आफ्टर साइक्लोन गजा इन 2018। तो साइक्लोन गजा जो है 2018 में, और एक साइक्लोन निवार भी आया था। साइक्लोन निसर्गा मेड इट्स लैंडफॉल इन महाराष्ट्र इन जून 2020। ठीक है, नेम वाज सजेस्टेड बाय बांग्लादेश। साइक्लोन अम्फान जो आया था मई 2020 में, इट वाज नेम बाय थाईलैंड। साइक्लोन फनी मई 2019 में आया था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये साइक्लोन का नाम कौन देता है। जैसे साइक्लोन निसर्गा, साइक्लोन गजा, साइक्लोन बुरेवी, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, एक सिस्टम है इसका साइक्लोन्स का नाम देने का। वो क्या है, सिंपल वर्ड्स में एक वर्ड, एक सेंटेंस में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन December 2, 2020 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द कमिटी मॉनिटरिंग the Char Dham highway project to consider the applications from Defense Ministry. Consider the following statements. Which of the statements given are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। Now the answer is option C 1 and 3 only. Statement 2 क्या कह रहा है? The project is being implemented completely by Border Roads Organization. ये गलत है दोस्तों, और भी एजेंसी से उनके साथ। ये क्या है मैं बताऊं तो दोस्तों, जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में हर्षित शाह ने बहुत बार डेली न्यूज में कवर किया है, तो ज्यादा नहीं बताऊंगा इधर। जो मेन पॉइंट्स है, तो चार धाम प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू, देखो चार धाम मतलब कौन कौन सा है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, अब रिसेंटली एनवायरमेंटलिस्ट ने एक केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो चार धाम प्रोजेक्ट की वजह से जो हाईवे की एक्सपेंशन हो रहा है, उससे जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है, तो बेसिकली एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा करके बोला था। ठीक है, द एजेंसीज इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट आर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इतनी सारी एजेंसीज इसमें इंक्लूडेड है। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड अंडर द ईपीसी मोड। देखो दोस्तों, ये इंप्लीमेंट हो रहा है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड में। अंडर द ईपीसी मोड, ये जो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड में प्रोजेक्ट कॉस्ट इज कंप्लीटली बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो पूरा बोर्न करेगा कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट। देखो दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही हर्षित शाह ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप लोग अगर वो वीडियो देखे हो तो आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ने ही साइन किया था ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एमओयू ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये गलत है दोस्तों, देखते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया रिसेंटली साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेनमार्क। देखो दोस्तों, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन में डेनमार्क के साथ इंडिया ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो जो यूएसए के साथ अभी जो हुआ है ये सेकंड है। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, वैसे होनी भी चाहिए जानकारी, आप हर्षित द्विवेदी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करके सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 एंड और फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, साइट्स, सिटीज आर डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी साइट्स है यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, सबके बारे में आपको जानकारी चाहिए। यह सब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसमें से कौन कौन सा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ऑलरेडी। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो दोस्तों, अहमदाबाद जो गुजरात में है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये वन ऑफ द माउंटेन रेलवे लाइन है। वैसे 3 है इंडिया में जो माउंटेन रेलवे लाइन से जो ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। और रानी की वाव, द क्यून स्टेपवेल एट पठान गुजरात, ये तीनों जो है ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अब ये जो ओरखा है मध्य प्रदेश में जो सिटी है, ये रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से डिक्लेयर हुआ है। ठीक है दोस्तों, ओरखा के साथ ग्वालियर सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज। ठीक है, तो अब जो इंडिया में जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में ओरखा एंड ग्वालियर ऐड हुआ है। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स पैलेसेस एंड टेम्पल्स एंड वाज द कैपिटल ऑफ बुंदेला किंगडम इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, जो बुंदेला किंगडम था उसका कैपिटल था। फेमस प्लेसेस इन द सिटी आर जहांगीर महल, राजमहल, राय प्रवीण महल, राम राजा टेम्पल, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो जो सिटी की जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हो, ये पढ़ लेना। तो ऐसा हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये चारों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया है। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मैं थोड़ा टाइम कम करने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया। वैसे आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कोई भी क्वेश्चंस में, आप मुझे बेशक पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।